ठीक, तो हीट सेटिंग जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ सिंथेटिक फाइबर के लिए हम यूज करते हैं। ये किसी भी नेचुरल फाइबर के लिए हम काम में नहीं लेते। चाहे आपका सेलुलोजिक फाइबर है, चाहे आपका प्रोटीन फाइबर है, हम वहाँ हीट सेटिंग नहीं करेंगे। हीट सेटिंग करते हैं सिर्फ सिंथेटिक फाइबर, जैसे पॉलिस्टर हुआ, नायलॉन हुआ, उस सब में आपका हीट सेटिंग करते हैं। ये बेसिकली इसका काम क्या है कि हीट ट्रीटमेंट देते हैं हम कपड़े को, जिससे कि कपड़े का शेप जो है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो रिटेंशन होगा, क्रीज रिटेंशन होगा, रेजिलियंस होगा फैब्रिक, और इलास्टिसिटी, ये सब आपका फैब्रिक में प्रॉपर्टी इंप्रूव होगा। इसकी वजह से आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, कपड़े का स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती है, सॉफ्टनेस बढ़ती है, और डायबिलिटीज भी बढ़ती है। समटाइम्स डायबिलिटी भी थोड़ी बहुत बढ़ती है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ कलर। ठीक, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पॉलीमर फिलामेंट जो है, अगर हम आप पॉलिस्टर फिलामेंट का कपड़ा बनाएंगे तो वो करीब करीब 7% सिंक होता है बॉइलिंग वाटर में। ठीक है, नॉर्मली आपने बॉइल वाटर में प्रोसेस किया उसको तो वो श्रिंक होगा। तो श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए हम पहले हीट सेट करते हैं, उसके बाद वो श्रिंक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये श्रिंकेज जो है इट में क्रिएट प्रॉब्लम आफ्टर वॉशिंग आयरनिंग, कि आपने कपड़ा बना दिया और गारमेंट बना के दे दिया, लेकिन उसको धोया तो सिकुड़ गया पॉलिस्टर के केस में। उससे अवॉइड होने के लिए हम हीट सेटिंग करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है शेप रिटेंशन और डायमेंशनल स्टेबिलिटी। यानी कि आपका फैब्रिक है, जितना हम इसमें श्रिंकेज कंट्रोल करते हैं, पहले से ही लेके चलते हैं कि इतना ये श्रिंक होगा, तो जितना श्रिंक होगा वो हीट सेटिंग में ही हो जाता है, उसके बाद वो श्रिंक नहीं होगा। शेप रिटेंशन और डायमेंशनल स्टेबिलिटी, क्रीज रिटेंशन, रेजिलियंस प्रॉपर्टी समझते हो क्या होता है? रेजिलियंस मतलब है कि वापस से अपनी प्रीवियस फॉर्म में आ जाना। मान लो ये प्रॉपर्टी आपके स्पेशली कारपेट में बहुत काम आता है, कि आपने कारपेट में वो निकले हुए हैं, फाइल्स निकले हुए हैं। ठीक है, आपने उस पर पैर रखा और पैर हटाया, तो वापस अपनी फॉर्म में आना चाहिए, जैसे वो फाइल्स थे वैसे ही आने चाहिए बहुत जल्दी। वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिलियंस। इलास्टिसिटी तो आप जानते हो, स्ट्रेचेबिलिटी को आप इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसके लिए एक ही मशीन यूज होती है, वो है स्टेंटर। नाम सुना होगा आपने, शायद देखी भी होगी जी। ये फिनिशिंग में कहते हैं। हाँ, हीट सेटिंग फिनिशिंग में काम आता है, बेसिकली फिनिशिंग बोलते हैं इसको, ये फिनिशिंग प्रोसेस है हीट सेटिंग। यस सर। हाँ, डाइंग से पहले भी कर सकते हो आप, बट और स्टेंटर पे जरूरी नहीं है यही करें, स्टेंटर पे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिनिशिंग हम जितनी भी करते हैं उसमें स्टेंटर काम में आता ही है बहुत सारी फिनिशिंग में, लेकिन फिनिशिंग पे हीट सेटिंग भी होती है, स्टेंटर पे हीट सेटिंग भी होती है। सर एक बार वो दो तीन तरह का होता है, दो तरह का होता है स्टेंटर भी। क्या? ये स्टेंटर भी सर दो तरह का होता है। स्टेंटर बहुत टाइप के होते हैं, आप के वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। मतलब आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है, किसी में हॉट एयर ब्लो करते हैं, तो अलग अलग टाइप का हीटिंग सिस्टम है। ये तो मुझे हॉट एयर वाला लग रहा है सर, ये हॉट एयर है। हाँ, हॉट एयर इसमें वो लगे हुए हैं ना, पंखे लगे हुए हैं। इसमें अंदर हीट सेट करने वाले फैन लगे होते हैं इसके लगे अंदर, हुए हैं। ये जो आगे चैम्बर बनाया हुआ है इसमें। तो स्टेंटर कई टाइप के हो सकते हैं। इसमें बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको कपड़े को आप ग्रिप करके और हीट देते हैं। ठीक है, जी। कपड़े को ग्रिप करते हैं साइड से, ग्रिप करके और हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। तो हीट सेटिंग टेम्परेचर अराउंड पॉलिस्टर का है शायद। तो इसके अंदर तो वेट फैब्रिक जाता है ना सर? नहीं, वो फिनिशिंग के केस में जाता है वेट फैब्रिक। अच्छा। फिनिशिंग कर रहे हो ना, तो वेट फैब्रिक जाएगा। हीट सेटिंग में आप ड्राई फैब्रिक ही लेते हैं। हाँ, ठीक है। पॉलिस्टर का हीट सेटिंग टेम्परेचर आई थिंक 130 के आसपास से 140 के आसपास है। आई एम नॉट श्योर, मैं चेक करके एक बार फिर से बताऊंगा। पॉलिस्टर हीट सेटिंग करके 130 अबव रहता है। हाँ, 130 अबव है, क्योंकि जो आपका पॉलिस्टर डाइंग 130 पे होता है ना, तो हीट सेटिंग टेम्परेचर उससे ऊपर होता है थोड़ा सा। ठीक है, पॉलिस्टर का डाइंग टेम्परेचर कितना है? 130। तो हीट सेटिंग टेम्परेचर आप 140 के आसपास मान।
सर हाँ हाँ सर वो जो पहले वाली स्लाइड थी ना जिसमें 97 वाली, हाँ सर ये वाली एक बार दोबारा समझा दो। रिएक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट सेटिंग है आपका शेप रिटेंशन और डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी जो फैब्रिक में श्रिंकेज नहीं होना चाहिए बाद में। तो हम प्री श्रिंक, जी डायमेंशनल स्टेबिलिटी कहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपने गारमेंट बना दिया, शर्ट बना दिया, लेकिन बाद में आपने उसको धोया तो वो शर्ट छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि पॉलिस्टर श्रिंक होता है बॉइलिंग वाटर में। तो वो श्रिंकेज को हम पहले ही श्रिंकेज दे देते हैं हम उसमें हीट सेटिंग के दौरान, ताकि वो बाद में श्रिंक ना हो, ठीक है। क्रीज रिटेंशन मतलब ये है कि आप कपड़े को आयरन करते हो ना, ट्राउजर्स को, ट्राउजर को आयरन करते हो तो उस पर क्रीज बनाते हैं ना, प्लेटें बनती हैं जो, दैट इज कॉल्ड क्रीज। तो प्लेट इसलिए पॉलिस्टर फैब्रिक क्यों पॉपुलर हुआ था कि इसमें एक बार क्रीज बना दिया तो आपको बार बार आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। एक बार प्रेस कर दिया आपने कपड़े को तो बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती पॉलिस्टर को, धो सुखाओ पहनो। तो क्रीज जो हमने बनाया है एक बार प्रेस करने पे, वो उसमें वापस रहे, धोने के टाइम भी रहे, तो उसको दैट इज योर क्रीज रिटेंशन। रेजिलियंस मैंने बताया, रेजिलियंस मतलब है कि आपका जो कपड़े का ओरिजिनल फॉर्म है उसमें वापस आना। इसकी जैसे उस फॉर एग्जांपल आपका कारपेट होता है, तो कारपेट में वो रहते हैं लूप्स, ठीक है, लूप्स होते हैं। तो लूप पे आप पैर रखा, आपने लूप पे पैर रखा तो वो प्रेस हो जाएगा, लेकिन पैर जैसे ही आपने हटाया वो वापस से लूप खड़ा होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिलियंस, ठीक। इलास्टिसिटी मतलब आपका स्ट्रेचेबिलिटी, वो आपको पता ही है स्ट्रेचेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो हीट सेटिंग मेनली क्या काम आता है आपका, शेप रिटेंशन, क्रीज रिटेंशन, रेजिलियंस एंड इलास्टिसिटी। तो मेन वर्क होता है शेप रिटेंशन और डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ये मेन काम है, और ये हम सिर्फ सिंथेटिक फाइबर में करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आपका, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको हीट सेटिंग बताया है, अदरवाइज हीट सेटिंग आप देखोगे तो पूरा बुक मिलेगा, इट्स अ वेरी लार्ज चैप्टर, ठीक। मैंने शॉर्ट में आपको कि बेसिक बताया हीट सेटिंग होता क्या है बस। ओके सर। लेकिन सर ये जो आपने कॉटन इसका बताया है ना, ये पॉलिस्टर का है ना, हीट सेटिंग पॉलिस्टर होती है बस? नहीं, हाँ सिंथेटिक सब, नायलॉन की भी होती है हीट सेटिंग, सिंथेटिक फाइबर की नहीं होती होती है। लेकिन सर हमने एक बार कराई थी कॉटन में, कॉटन लैक्रा पे कराई थी, कॉटन लाइक्रा हीट सेटिंग। आज ही कराई थी। ब्लेंड होगा, ब्लेंड होगा, वाइट था क्या सर? ब्लेंड होगा, ब्लेंड। सर वो लैक्रा था, वो ट्राउजर्स बनने के लिए था वो, हाँ, तो लाइक्रा के लिए आया था। लाइक्रा तो 2-3% डालते हैं हम, लाइक्रा तो ज्यादा होता नहीं है। नहीं सर, लैक्रा एक्चुअली कॉटन लैक्रा में जो होती है वो हीट सीटिंग ही होता है उस पे ज्यादातर केसेस में। हाँ सर, ब्लीचिंग से पहले, ब्लीचिंग से पहले शायद। अच्छा, हो सकता है। हाँ। अब उसके पीछे कारण सब ग्रे आने के बाद, सिंजिंग होने के बाद उसमें उसको हीट सीट ही करते हैं, उसके बाद कोई प्रोसेस शायद जाता है। मैं चेक करूंगा अगर मेरे हिसाब से, क्योंकि लाइक्रा की वजह से हो सकता है हीट सेट करते हो, क्योंकि उसमें लाइक्रा मिक्स है, ठीक है। इसके लिए हम लोग के पास पट्टा आता था ना। हाँ हाँ, लाइक्रा की वजह से हो सकता है करते हो, क्योंकि लाइक्रा मिक्स है तो कर सकते हैं। क्योंकि ब्लेंड का हीट सेट होता है, ब्लेंड जितने भी है ना आपका, इवन पॉलिस्टर कॉटन है ब्लेंड है तो उसका भी हीट सेटिंग होता है, जो 100% कॉटन है उसका नहीं होता। ठीक है सर, ये होगी। और ये इसमें ये हीट सेटिंग में और 00 में कोई डिफरेंस है? हाँ हाँ, डिफरेंस है बहुत ज्यादा। हाँ, डिफरेंस 00 में तो हम वो भी डालते हैं ना, केमिकल भी अप्लाई करते हैं ना, DMDHU, और वो अप्लाई करते हैं, DMDHU अप्लाई करते हैं 00, और 00 हम कॉटन पे भी करते हैं, वो जरूरी नहीं है पॉलिस्टर पे, कॉटन पे ही करते हैं वो ज्यादातर। कॉटन और रियोन पे चलता है सर ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, सेलुलोजिक फाइबर पे करते हैं, तो हीट सेटिंग हम आपके सिंथेटिक पे करते हैं। ठीक है सर, ठीक। सो मेन है कि अब है आपका इंट्रोडक्शन टू डाइंग, डाइंग का हम बताएंगे थोड़ा। तो डाइंग का मेन पर्पस क्या होता है हमारा, कि कपड़े को कलर देना ताकि कपड़ा अच्छा दिखे, ठीक है।
एक तो है मेन, एक पर्पज तो है कपड़े को एस्थेटिक अपील देना, यानी ताकि कपड़ा अट्रैक्टिव दिखे और अच्छा दिखे। उसके अलावा एक पर्पज और हो सकता है फंक्शनल एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं। फंक्शनल एप्लीकेशन होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एक स्पेशल प्रॉपर्टी डाइंग की वजह से आती है कपड़े में, ठीक है। उसका काम मेनली आपको अट्रैक्टिव दिखाना नहीं होता, कोई अलग ही का पर्पज उसके लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री के फैब्रिक देखे आपने, कैमोफ्लेज जिसको बोलते हैं, आर्मी के फैब्रिक, वो ऐसे प्रिंट क्यों होते हैं? हाइड करने के लिए। हाँ, क्योंकि उसमें पर्पज आपको अच्छा दिखाना नहीं है, उसमें पर्पज ये है कि युद्ध के टाइम पे वो छुप सके कहीं अच्छे से, मतलब दिखे नहीं आदमी को दूर से, इसलिए उसको कैमोफ्लेज फैब्रिक बोलते हैं। क्योंकि अच्छा दिखाना होता है तो हम लाल पीले बनाते हैं, उस टाइप का नहीं बनाते मिलिट्री का जो बनाता है। ऐसे ही फ्लोरोसेंट जैकेट देखे होंगे आपने, फ्लोरोसेंट जैकेट ही होते हैं जो रोड पे काम कर रहा है आदमी, या जो एक जैकेट पहनते हैं एयरपोर्ट पे देखे होंगे, जो दूर से ही चमकता है। हाँ, लाइट में चमकता है। तो उसका पर्पज क्या होता है कि आपको सेफ्टी पर्पज से है वो, कि दूर से ही आदमी रोड पे अगर चल रहा है इस हाई स्पीड पे, तो दूर से उसको पता चल जाएगा आदमी खड़ा है, सो ही कैन लोअर डाउन हिज स्पीड। ये फंक्शनल एप्लीकेशन है। और बाकी मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका एस्थेटिक और अट्रैक्टिव लुक देना कपड़े को, डाइंग का पर्पज वो होता है। तो डाइंग में कलर जो हम करते हैं, तो कलर में तीन चीजें होती हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। ये टर्म सुना है आप लोगों ने, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा? शेड मैचिंग करते हैं ना हम, शेड मैचिंग कंप्यूटर कलर मैचिंग सिस्टम पे। एक तो हम शेड मैचिंग आंखों से ही कर लेते हैं कि हाँ भाई इतना बराबर है, इसमें थोड़ा ये लाइटर है, थोड़ा ब्लूअर है, ऐसे देख के कर लेते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है। तो नया आदमी कोई नहीं बता सकता, जिनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है वो आपको आंखों से ही देख के बता देंगे कि इसमें इतना डिफरेंस है और ये डिफरेंस है। अदरवाइज हम ये मेजर करते हैं कंप्यूटर कलर मैचिंग सिस्टम से। तो उसमें बेसिकली ये तीन चीज मेजर होती हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। उससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि भाई ये शेड लाइटर है, डार्कर है। हाँ सर ये है क्या चीज वैसे? क्या ह्यू, वैल्यू और क्रोमा? हाँ हम बताता हूँ। ह्यू तो होता है आपका कलर जो डिफाइन करता है कि कलर ब्लू है, रेड है, पिंक है, ठीक है, ह्यू उसको बोलते हैं। वैल्यू होता है लाइटनेस और डार्कनेस जी, ठीक है, लाइटनेस डार्कनेस, कितना लाइट है कितना डार्क है। क्रोमा होता है ब्राइटनेस और डलनेस। जैसे हम मोबाइल में फोटो रहता है ना, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। मोबाइल में आप चेक करना, जब कोई भी फोटो एडिट करते हैं ना, उसमें ये तीनों चीज आती हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। ह्यू मतलब आपका वो कलर को बढ़ा देगा, अमाउंट ऑफ कलर बढ़ा देगा। वैल्यू में आपको लाइटनेस और डार्कनेस बढ़ाएगा। क्रोमा में वो ब्राइटनेस बढ़ाता है। मोबाइल में भी आता है तीनों चीज, आप फोटो एडिट करोगे। जैसे हाई क्रोमा होता है तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट दिखता है कलर। तो कलर कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही होगा। विबग्योर जिसको बोलते हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग ठीक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे ये लाइट में ये 7 कलर होते हैं। तो आपके कलरिंग के क्या, कलरिंग की 2 थ्योरी दी गई हैं। एक एडिटिव कलर मिक्सिंग दी गई है, एक आपके ये सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग बोलते हैं इसको। तो एडिटिव कलर थ्योरी का मतलब तो ये है कि 2 कलर को मिला के एक तीसरा कलर बनता है, ठीक है, 2 कलर मिला के तीसरा कलर बनता है। तो एडिटिव थ्योरी में जो आपके प्राइमरी कलर हैं उनको बोलते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू से मिला के आप अलग अलग कलर बना सकते हैं। तो एडिटिव कलर मिक्सिंग जो है ये आपके टेक्सटाइल में काम आती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल आपने रेड बनाया मिलाया और ब्लू बनाया मिलाया और ग्रीन मिलाया, तो तीनों मिलके, जैसे RGB है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो रेड और ग्रीन मिलके येलो बनेगा, ग्रीन और ब्लू, रेड और ब्लू मिलके आपके बनेगा तो वॉयलेट, मजेंटा बोल रहे हैं, वॉयलेट। कलर में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है, कौन से कलर को क्या बोलते हैं। ब्लू और ग्रीन मिलके आपके श्यान है, ये कलर को बोलते हैं श्यान।
और सारे मिक्स करके आपको व्हाइट कलर देगा। ठीक, हाँ, ये आपके टेक्सटाइल में नहीं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ठीक, एडिटिव कलर मिक्सिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो मोबाइल है आपके, टेलीविजन है और आपका लैपटॉप है, तो इसमें जो कलर मिक्सिंग होती है वो इस थ्योरी पे बेस्ड होती है, एडिटिव कलर मिक्सिंग। और टेक्सटाइल में, डाइंग में और पिगमेंट जो अपने नॉर्मल पेंट्स होते हैं, नॉर्मल कलर होते हैं, उसमें आपके सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग होती है, तो उसमें प्राइमरी कलर अलग अलग है। जो ये इसका मतलब ये कि जो हम स्क्रीन पे कलर देखते हैं ना, तो वो ये सब लाइट का मिक्सिंग है। रेड कलर की लाइट और ग्रीन कलर की लाइट मिक्स होके आपको येलो कलर की लाइट स्क्रीन पे दिखाती है, मोबाइल हो या टीवी हो या लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी हो। तो ये सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग जो है ये आपके काम आती है, अपने अपने काम की ये है कुल मिला के सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग। ये आपके डाइज, प्रिंटिंग पेस्ट, पेंट्स, पिगमेंट, ये सब में कलर में सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग होता है। तो इसका मतलब ये है कि सब्सट्रैक्टिव मतलब समझते हो आप क्या है, कि कलर निकालना। एडिटिव मतलब कलर जोड़ना। तो इसमें है कि जो प्राइमरी कलर है आपके हैं, उसमें से आप कलर निकालते जाओगे, एक कलर हटाते जाओगे तो दूसरा कलर प्रोड्यूस होगा। तो इसके प्राइमरी कलर हैं आपके ये येलो, मजेंटा और सियान। उल्टा है, देख रहे हो, इसमें क्या है कि येलो, मजेंटा, सियान ये आपके बीच में आया है, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है। यहाँ प्राइमरी कलर ये है येलो, मजेंटा, सियान। इसमें से धीरे धीरे आप निकालते जाओगे तो ये बन जाएगा, ये मिक्स होके ये बनेगा, ये होके मिक्स होके ये बनेगा, तो ये मिक्स होके ब्लैक बनेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट है, जो इसमें सेकेंडरी कलर थे, ये मिक्स होके ये बन रहा था, वो इसमें प्राइमरी कलर है। ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है, ये तुम्हारे ज्यादा काम में आने वाला है नहीं। ठीक है, ये तो बस कि भाई हाँ, दो कलर थ्योरी होती है बस ये। कलर टेक्सटाइल पे अब है मेन चीज की, टेक्सटाइल में कलर किन दो तरीकों से होता है। एक तो है आपका डाइंग। तो डाइंग में और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये मैंने एक बार पहले भी पूछा था। डाइंग मतलब है कि कंप्लीटली कवर्ड होता है विद कलर आपका फैब्रिक, पूरे कपड़े पे हम, पूरा कपड़ा कवर्ड होता है उससे डाइंग में। प्रिंटिंग में है कि आप अलग अलग प्लेस पे अलग अलग कलर करते हो प्रिंटिंग में, और वी कैन से इट इज ए लोकलाइज्ड डाइंग, यानी एक लोकल एरिया में पूरे कपड़े के एक एरिया पे आपने कलर किया, उसको प्रिंटिंग बोलते हैं। तो कलरिंग के लिए टेक्सटाइल में कौन कौन सी चीज यूज करते हैं हम? डाई यूज करते हैं एक तो, और एक पिगमेंट यूज करते हैं। डिफरेंस पता है डाई और पिगमेंट में क्या है? नहीं सर, नहीं पता। हाँ, डाई, पहली बात तो डाई वाटर सोल्यूबल होती है, ठीक, और डाई फाइबर के साथ केमिकली रिएक्ट करती है, यानी केमिकली का के साथ बॉन्डिंग बना के, तो सर्टेन डाई सर्टेन फाइबर पे होगी। जैसे कि आप मान लो रिएक्टिव डाई है, तो रिएक्टिव डाई सेलुलोजिक फाइबर पे होगी, पॉलिस्टर पे नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि उसका केमिकली जो बॉन्ड है वो सिर्फ सेलुलोज के साथ बनता है, पॉलिस्टर के साथ नहीं बनता है। तो डाइज, स्पेशल डाई फॉर स्पेशल फाइबर ऐसे होता है, क्योंकि वो केमिकली अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स द फाइबर, सर्टेन फाइबर। एक डाई एक पर्टिकुलर फाइबर के लिए केमिकली रिएक्ट होगी और केमिकली बॉन्ड बनाएगी, और वाटर सोल्यूबल भी होती है और वाटर इनसोल्यूबल भी हो सकती है डाई। जरूरी नहीं वाटर सोल्यूबल, सारी वाटर सोल्यूबल नहीं है। जैसे आपके वेट डाई है वो इनसोल्यूबल है, लेकिन हम उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पिगमेंट में क्या है कि ये सोल्यूबल नहीं होता पानी में, पार्शियली सोल्यूबल हो सकता है, वो हम डिस्पर्जन बनाते हैं पिगमेंट का, बेसिकली घुलता नहीं है, बस उसमें उसके पार्टिकल घूमते रहते हैं। और मेन जो डिफरेंस है कि इट हैव नो एफिनिटी टुवर्ड्स द फाइबर, यानी ये किसी भी फाइबर से केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, पिगमेंट जो है। तो इसलिए पिगमेंट को हम, पिगमेंट यूज मेनली फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में ज्यादा काम में लेते हैं। कई बार हम डाइंग में भी ले लेते हैं पिगमेंट को काम, लेकिन पिगमेंट में प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि किस फाइबर पे करना है, हमें सब पे हो जाता है, सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल। अब जैसे डाइंग में मान लो सब कुछ करो, आपके ब्लेंड है कॉटन पॉलिस्टर, ठीक है, तो पॉलिस्टर के लिए हमें डिस्पर्स डाई चाहिए, कॉटन के लिए आपको रिएक्टिव, डायरेक्ट या वेट जो भी है, तो आपको दो प्रोसेस करने पड़ेंगे, यानी कपड़ा दो बार डाई करना पड़ेगा, एक बार पॉलिस्टर डाई करने, पॉलिस्टर पार्ट डाई करने के लिए, एक बार कॉटन पार्ट डाई करने के लिए।
लेकिन अगर पिगमेंट से कर रहे हो आप तो एक बार में हो जाएगा। लेकिन पिगमेंट के डिसएडवांटेज हैं काफी, कि हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम उसका जो कलर है पिगमेंट का वो निकल जाता है। तो पिगमेंट बेसिकली प्रिंटिंग में हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं जिससे हम कपड़े को कलर करते हैं, वो है एक है डाई, दूसरा है पिगमेंट। तो डाई क्या होती है? डाई को अगर हम डिवीजन पार्ट करें तो डाई में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है, एक को बोलते हैं हम क्रोमोफोर, दूसरे को बोलते हैं ऑक्सोक्रोम, ठीक है। तो क्रोमोफोर मतलब होता है जो कलर बताता है आपको डाई का। मान लो नीला कलर है तो उसमें नीले कलर का क्रोमोफोर, कोई पर्टिकुलर एक नाम का क्रोमोफोर होगा जो ये डिफाइन करेगा कि ये नीला कलर है। ऑक्सोक्रोम होता है कलर हेल्पिंग ग्रुप, यहाँ रिएक्टिव ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। ऑक्सोक्रोम क्या करेगा? कपड़े के साथ रिएक्ट करेगा। दो पार्ट में, एक तो पार्ट आपको कलर देगा, दूसरा पार्ट कपड़े के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा। तो डाई पार्टिकल कंटेन्स टू पोर्शन, वन इज क्रोमोफोर, अनदर इज ऑक्सोक्रोम, ठीक है। तो क्रोमोफोर ये डिसाइड करेगा कि कलर कितना है, ह्यू कितना है, ठीक। और ऑक्सोक्रोम आपको फैब्रिक पे कितना कलर जाएगा वो सब डिसाइड करता है, ठीक। तो हम देखें कलरिंग मटेरियल टेक्सटाइल में, तो ये सब आपको ये इसमें दिखेगा कि डाई स्टफ, डाई और पिगमेंट तो आपके सब फाइबर पे हो सकता है, सिंथेटिक, नेचुरल, सब पे। और डाइज आपकी अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो नेचुरल डाई होती है, एक सिंथेटिक डाई होती है, ठीक। नेचुरल डाई मतलब जिसका सोर्स नेचुरल है, जो झाड़ से, फूल से, पत्तों से, किसी फ्रूट से, ये सब से निकालते हैं ना, उसको नेचुरल डाई बोलते हैं। सिंथेटिक डाई जो पेट्रोलियम से बनाते हैं वो सिंथेटिक डाई तो होती है। तो सिंथेटिक डाई भी दो टाइप की है, एक वाटर सोल्यूबल और एक वाटर इनसोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल डाइज कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट डाई, बेसिक डाई, एसिड डाई और रिएक्टिव डाई। और वाटर इनसोल्यूबल डाई है आपके वेट डाई, डिस्पर्स डाई और सल्फर डाई। अब इनमें डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, वेट डाई और सल्फर डाई ये होती है आपके सेलुलोजिक फाइबर यानी कॉटन पे, ठीक है। डिस्पर्स डाई होती है आपके पॉलिस्टर पे और उस पे एक्रिलिक पे। रिएक्टिव डाई आपके नायलॉन पे भी हो सकती है। और एसिड डाई होती है आपके वूल और सिल्क पे। बेसिक डाई भी आपके वूल और सिल्क पे होती है। हेलो, समझ में आ रहा है सब लोगों के? हाँ जी। कौन सी डाई किस पे होती है? जी हाँ, वो तो डिटेल होगी ना सर नीचे इसमें हो सकता है शायद। नहीं, वो हम एक एक डाई करके बताएंगे ना, तब पता चल जाएगा वो। अच्छा एक डाई हाँ बताएंगे हम ठीक है इसमें कि ठीक है कौन सी डाई का क्या प्रोसीजर है, तो पूरा बताएंगे। राइट सर। In सर short, पिगमेंट डाइंग कहाँ से आती है इसका? पिगमेंट है ना, पिगमेंट अलग है, पिगमेंट डाइंग में नहीं आता। पिगमेंट में क्या करते हैं हम बेसिकली, पिगमेंट में वो लगाते हैं ना इसका बेस क्या होता है सर? बाइंडर लगाते हैं ना, हाँ बाइंडर तो लगा, बाइंडर लगाते हैं। तो बनाते पिगमेंट, ये भी सोर्स क्या पेट्रोलियम है से सर ही, इसका? सोर्स क्या है? पिगमेंट से ही, पेट्रोलियम से ही बनाते हैं पिगमेंट भी। लेकिन पिगमेंट का केमिकली रिएक्ट नहीं करता है कपड़े के साथ, इसलिए हम बाइंडर लगाना पड़ता है पिगमेंट में। तो इसलिए ये बाइंडर निकला तो पिगमेंट आपका निकल जाता है। डाई जो है वो केमिकली रिएक्ट करेगी कपड़े के साथ तो वो नहीं निकलेगी। पिगमेंट इज लाइक ऐसे कि आपने एक टेबल को कलर करना है आपको, ठीक है। तो आपने वहां पे एक कलर पेपर रख दिया और उसके ऊपर से सेलो टेप चिपका दिया। तो बाइंडर इज सेलो टेप, पिगमेंट आपको कलर्ड पेपर। ऐसे हम पिगमेंट से डाई करते हैं कपड़े को। सर इस डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे अगर वो है सिंथेटिक डाइज जो आपने बनाया है, ठीक है सर, इन पे एक तो वाटर सोलेबल आ गया, इस लाइन पे डायरेक्ट डाई, बेसिक डाई, एसिड डाई और रिएक्टिव डाई। हाँ ये तो इस लाइन पे एक आ गया। और जो इधर और दिए है फिर वाटर इंसुलेट डाई जो है, इंसोल्यूबल डाई। हाँ, तो इंसोल्यूबल डाई में तीन है। ये सर डिफाइन क्यों किया गया सर? क्योंकि हमें ये डिफाइन इसलिए किया गया है। सिंथेटिक जो डाई होती है वो टू टाइप ऑफ डाइज होती है, मतलब वाटर सोल्युबल और इनसोल्युबल डाई। तो सोल्युबल वाली को तो क्या है, डायरेक्ट पानी में घोला और अप्लाई कर दिया कपड़े पे,
ठीक है। लेकिन जो इनसॉल्युबल है तो हम क्योंकि पानी हम काम में लेते हैं डाई करने के, जब वो पानी में घुलेंगे तो इनसॉल्युबल डाई को हमें सॉल्युबल बनाना पड़ता है, फिर हम कपड़े पे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम बताएंगे। डाई के साथ में मतलब केमिकली रिएक्ट करते हैं ये? नहीं, केमिकली रिएक्ट दोनों में करेंगे, कपड़े से। ठीक है, रिएक्ट दोनों में करेंगे, बस वाटर सोल्यूबिलिटी की है। वाटर सोल्यूबल जो है उसमें हमें आपको कुछ मॉडिफाई नहीं करना, डायरेक्ट पानी में घोला और कपड़े पर कलर कर दिया। इनसॉल्युबल को क्या, पहले हमें अलग केमिकल मिला के उसको पानी में घोलने के लिए अलग केमिकल मिलाना पड़ता है, अलग रिएक्शन कराना पड़ता है। अच्छा, मतलब इसको मिक्स अप करने के लिए अलग से केमिकल यूज करनी पड़ती है। हाँ। फिर वो घुलता है पानी में, फिर आप उसको अप्लाई करते हो। ओके सर, क्लियर सर। तो डाई में कुछ टर्म है जो हम डाइंग में यूज करते हैं। एक है एफिनिटी और सब्सटेंटिविटी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन बिटवीन डाई एंड फाइबर इन द गिवन डाई, यानी जब कपड़े में, पानी में आपने डाई सॉल्यूशन डाला और कपड़ा डाला, तो डाई कितना कपड़े पे, कपड़े के प्रति कितना अफेक्शन है उसका। अफेक्शन तो जानते हो ना, अट्रैक्शन है, बिना कुछ किए वो अपने आप कैसे कपड़े पे जाएगी। ठीक है। एग्जॉशन मतलब है कि प्रोपोर्शन ऑफ डाई दैट हैज मूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन टू द फाइबर। दोनों में डिफरेंस समझ में, थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है। एग्जॉशन तो ये कि मान लो 100 ग्राम आपने डाई कपड़े में, उसमें पानी में घोली, तो 100 ग्राम में से कितनी डाई कपड़े पे चली गई। मान लो 70 ग्राम चली गई 100 ग्राम में से, तो एग्जॉशन परसेंटेज कितना हुआ, 70%। 70%। हाँ, तो उसको हम बोलेंगे 70% एग्जॉशन है। यानी 100 ग्राम डाई अपने कपड़े में घोली, वो पानी में घोली, और उसमें से 70 ग्राम कपड़े पे चली गई, उसको 70% एग्जॉशन हम बोलेंगे। मटेरियल टू लिकर रेशो आप जानते हो। ऊपर वाला सर फिर से एक्सप्लेन करना प्लीज। सब्सटेंटिविटी ना, एफिनिटी का क्या है, कोई टर्म नहीं है बताने के लिए, जैसे एग्जॉशन है ऐसे टर्म नहीं है। लेकिन एफिनिटी पे आपका एग्जॉशन डिपेंड करेगा। ये अट्रैक्शन बिटवीन डाई एंड द फाइबर, अगर एफिनिटी और सब्सटेंटिविटी ज्यादा होगी तो ही आपका एग्जॉशन अच्छा होगा। ये सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है कि जो ये तो फिर ये फाइबर, एक्चुअली फाइबर में होता है, फाइबर और डाई दोनों के बीच होता है। इन शॉर्ट जैसे क्या है कि मेल फीमेल अट्रैक्ट होते हैं ना, एक तरफ तो अट्रैक्शन फोर्स है ना, उसको बोलते हैं एफिनिटी। ओके, अफेक्शन। हाँ समझ। तो वो है एग्जॉशन। अगर एफिनिटी होगी तो एग्जॉशन आपका अच्छा होगा। ये जैसे सर इसको इमेजिन कीजिए कि फाइबर की डाई लेने की कैपेसिटी, हाँ 10 ग्राम, वो नहीं, कैपेसिटी नहीं, फोर्स बोल सकते हैं उसको, फोर्स। इसको हम डिफाइन नहीं करते, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई एफिनिटी को हम ऐसे 70% एफिनिटी हो, ऐसे कुछ बोला नहीं जाता। 70% 60% एग्जॉशन होता है। ये तो बस एक टर्म दिया गया है कि डाई का फाइबर से एफिनिटी है या नहीं, लगाव है या नहीं है। अगर एफिनिटी होगा तो वो डाई फाइबर पे जाएगी, बस ये है। ज्यादा एफिनिटी होगा तो ज्यादा जाएगी। ठीक है। एग्जॉशन है आपका कि कितनी गई, उसको क्वांटिफाई किया गया है। एग्जॉशन में क्वांटिफाई करके गया है कि भाई 10 ग्राम में से 7 ग्राम गई, तो एग्जॉशन आपका 70% हो गया। तो जितना ज्यादा एफिनिटी होगा उतना ज्यादा आपका एग्जॉशन होगा। तो एक तरह से तो सर एथिलिटी को फिर इस चीज को समझा जा सकता है कि डाइंग को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वही तो हो गई एथिलिटी एक तरह से। हाँ, यही मान लो तुम कैपेसिटी मान लो। कैपेसिटी पर को क्या पर हम मतलब कितने वो डाई को एब्जॉर्ब कर सकता है, कैपेसिटी को हम फिगर में दे देते हैं कि कैपेसिटी कितनी है, कि भाई 70% कैपेसिटी है, 60%। लेकिन एफिनिटी को ऐसे फिगर नहीं, वो क्वांटिफाई नहीं किया हुआ। एफिनिटी बस की वो फोर्स, वो केमिकली वो फोर्स होते हैं कुछ, ठीक है, तो वो फोर्स को एफिनिटी बोला गया है। और बाकी आपका एग्जॉशन मेन जो टर्म है वो डाइंग में ये एग्जॉशन वाली काम आती है। जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डाइंग इंडस्ट्री में डाइंग करोगे तो वहाँ ये टर्म काम आती है। ये कोई टर्म कोई काम में नहीं लेता। ये टर्म सिर्फ डाइंग मैन्युफैक्चरर के लिए है। मेन है ये टर्म एग्जॉशन, यानी कितने % पानी में से कपड़े पे गई और कितने % पानी में रह गई। ML रेशो मतलब मटेरियल टू लिकर रेशो, कि कितने 1 kg ऑफ फैब्रिक के लिए हमें कितना लीटर ऑफ पानी चाहिए। ठीक, यानी 1 kg ऑफ फैब्रिक के लिए अगर हमें 10 लीटर पानी चाहिए तो उसका मतलब हुआ ML रेशो आपका 1:10 प्रोसेस करने के लिए, मटेरियल टू लिकर रेशो। हाँ जी।
ठीक, ये एग्जाम्पल है कि मान लो आपको 5 ग्राम मटेरियल कपड़ा है, ठीक, और आपको ml रेशो रखना है 1:5, तो कितने ग्राम आप पानी लोगे? 5 ग्राम कपड़ा है आपका और 1:5 आपको रखना है मटेरियल टू लिक्विड रेशो, तो 5 × 5 = 25 ml। ग्राम लिया है ना, अब किलो में लेंगे हम तो ये आपका पानी लीटर में आ जाएगा। ठीक है, 5 किलो में होगा तो पानी लीटर में हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा। तो ये फैब्रिक ग्राम में लिया तो 25 ml है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज शेड। तो परसेंटेज शेड मतलब है कि आपका जो हम एग्जॉशन बात कर रहे थे वो तो हम कर रहे थे वेट ऑफ डाई के ऊपर। ठीक, कि एग्जॉशन मतलब क्या कि कितना डाई पानी में से कपड़े पे गया, यानी टोटल वेट ऑफ डाई लिया हमने और उसमें से कितना % कपड़े पे गया। अब उसी डाई को हम कपड़े का वेट कितना है, मान लो 7 ग्राम कपड़े पे गया, 10 ग्राम हमने लिया, 7 ग्राम कपड़े पे गया, लेकिन कपड़े का वेट है 70 ग्राम। 70 ग्राम का कपड़ा, ठीक समझे, 70 ग्राम का कपड़ा, 10 ग्राम हमने डाई घोली और 10 ग्राम में से 7 ग्राम कपड़े पे गई, तो परसेंटेज शेड कितना होगा उसका? 70 ग्राम का 7 ग्राम कितना % हुआ? 10% हुआ। हाँ, तो उसको बोलते हैं शेड परसेंटेज। वो ड्राई फैब्रिक पे काम में लिया जाता है, कपड़े के ड्राई वेट के पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसका ये आपका फॉर्मूला है शेड परसेंटेज निकालने का, ये आपको प्रैक्टिकली काम में आता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखना शेड परसेंटेज। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, शेड परसेंटेज का मतलब है कि आपको मान लो हमने किसी ने बोल दिया कि आपको 5% शेड डाई करना है, 100 किलो कपड़ा है आपके पास, तो कितना आप डाई पाउडर लोगे और कितने पानी में घोलोगे, ये है क्वेश्चन। क्योंकि इंडस्ट्री में तो ऐसे ही है ना कि आपको शेड परसेंटेज दे दिया जाएगा, 2.5% शेड लगाना है ये कपड़े पे। नहीं सर, मैंने इंडस्ट्रीज में देखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कलर वाला होता है वो एक, उसके बाद बुकलेट होती है एक तरह से। हाँ, तो उसमें लिखा होता है कि हाँ भी ये 5% का शेड है, 7% का शेड है, तो वो मेरे को समझ नहीं आया अभी तक। हाँ, वो शेड ना, वो जैसे जैसे शेड % बढ़ेगा ना वैसे वैसे वो डार्क, वो थोड़ा कलर ज्यादा दिखता है उसमें, यानी लाइट जो होता है उसमें शेड % कम होता है और ज्यादा डार्क होता जाएगा, वहां शेड % बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिकली काम आता है ये डाइंग करते टाइम। जब हम डाई करते हैं ना तो हमें कैलकुलेट करना होता है, आपको दे दिया 100 किलो कपड़ा और उसको 2% से डाई करो, ऐसे बोल दिया, तो आप कितना डाई पाउडर लोगे 100 किलो कपड़े के लिए, कितना पानी लोगे, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसका ये फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ डाई इन ग्राम्स, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिवाइडेड बाय ड्राई वेट ऑफ फाइबर में ना। अभी ये आपका ये मीटिंग का टाइम हो गया खत्म, ठीक है, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको काम आने वाली है। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। ये बहुत जरूरी है सर ये। हाँ, ये बहुत मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग है जो इंडस्ट्री में आपको काम आती है। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग भेज देना सर। बिल्कुल हाँ, सर रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है, चलो ओके। सर रिकॉर्डिंग आपने कल भी नहीं भेजी थी। भेजता हूँ मैं, 2 रिकॉर्डिंग बाकी है तुम्हारी, तीसरी है। ठीक।